आज का जो टॉपिक होगा तुम लोगों का वो बेस थ्योरम करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट डे तुम पढ़ा था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें तुमको एक कॉन्सेप्ट मिला था कि कोई भी मान लो ये सैंपल स्पेस है और यहाँ पर अलग अलग इवेंट हो रहा है। मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ठीक है। और ये अलग अलग इवेंट से कोई एक इवेंट ए है जो कि इससे एसोसिएटेड है। तो इस ए का प्रोबेबिलिटी आप कल निकाले थे, है ना। इसके लिए मेथड ऑफ टोटल, वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम आपको बताए थे। तो यहाँ E1, E2, E3, A4 जो ये तुम्हारा इवेंट्स है, ये सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, यानी कि इस दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन फाई आ रहा था। मतलब कॉमन इसमें एलिमेंट नहीं, एलिमेंट मतलब कॉमन इसमें नहीं है इवेंट, है ना। तो ये चीज था। और अभी जो तुमको बेस थ्योरम बताएंगे, है ना, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें क्या करना है ना, देखो इसमें क्या है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था। अभी हम इवेंट ले रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होगा। मान लो ये E1 है, इसी तरह ये E2 है, ठीक है। चलो ऊपर ही सब लिख देते हैं। यहाँ E3 है और इस तरह से यहाँ पर आ गए, यहाँ En है, बहुत सारा इवेंट यहाँ है। और ये इवेंट मान लो En है, मतलब n इवेंट्स यहाँ है। तो ये सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन है क्या ना, ये सारे इवेंट मिलके एक सैंपल स्पेस बना रहा है। सारे इवेंट को तुम जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस बन जा रहा है ना। तो एग्जॉस्टिव भी है ये, है ना। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। एग्जॉस्टिव मतलब सबका यूनियन, यानी जोड़ने पर तुमको सैंपल स्पेस मिल जाए। और इसमें कोई मान लो एक इवेंट ए है, मान लो ये ए कोई इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट ए है। तो अभी हम पढ़े थे टोटल प्रोबेबिलिटी, इस ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पीए आपने निकाला, जबकि आपको E1, E2, E3, है ना, ये पहले से हो चुका है, यानी है ना, पहले से ये तुमको पता है। यानी तुम निकाला था तुम निकाला था PA व्हेन E1 ऑलरेडी, है ना, अकर्ड, ये तुम बनाया था। इसी तरह E2 ऑलरेडी अकर्ड, E3 ऑलरेडी अकर्ड, E4 ऑल थ्री ऑलरेडी अकर्ड। तो सारे आपने प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया था, है ना। इस तरह से आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल गया था। और अभी क्या हम करने वाले हैं बेस थ्योरम में, यही चीज है कि ये जो E1, E2, E3, En तक जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, ये किसी इवेंट ए से एसोसिएटेड है ना, जुड़ा हुआ है। तो इसमें ए का प्रोबेबिलिटी ना निकाल के ये जो अलग अलग तरीका है जो ए के निकालने का, ये जो अलग अलग तरीका E1, E2, E3 ये जो इवेंट है, इसमें से किसी एक को निकालने का जो तरीका हम लाएंगे, किसी एक के प्रोबेबिलिटी, मान लें आपको निकालना है PE3 निकालना है सपोज कीजिए, तो ये जो हम निकालेंगे ना, ये आपको बेस थ्योरम से मिलेगा। यही है बेस थ्योरम का यूज, कि बेस थ्योरम से वो तरीका हम फाइंड करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और टोटल थ्योरम से हम उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो सबके साथ एसोसिएटेड है। यही दोनों में फर्क है। तो तुम पता कर लोगे कि जो भी क्वेश्चंस देंगे उस क्वेश्चन में अगर ए का प्रोबेबिलिटी आता है तो आप उसमें लगा दीजिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर अगर देगा उस तरीका के बारे में आपसे पूछेगा, तब आप यहाँ पर बेस थ्योरम लगा दीजिएगा। यही दोनों में अंतर है, जिस स्टेटमेंट को हम बढ़िया से आपके लिए लिख कर समझा देते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क यही है, यानी क्वेश्चन बनाने का तरीका भी कुछ वैसा ही होगा। तो चलिए आप हेडिंग दे दीजिए कि बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। तो यहां हम यही पिक्चर को फिर से बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही फिगर जो अभी आपको हम समझाए थे, ये फिगर हम यहाँ बना देते हैं। मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, इसी तरह ये भी 5, ये 6, ये 7 होते हुए, तो ये यहाँ हम n इवेंट्स के बारे में En हमने यहाँ लिख दिया। यानी ये E1 है, ये E2 है, ये इवेंट E3 है, ये E4 है और इस तरह से En है। और इससे एक इवेंट A है जो सबसे एसोसिएटेड है, ठीक है। ये इवेंट A है विच इज एसोसिएटेड टू ऑल।
और ये मिलकर सैंपल स्पेस बना रहा है। ये जो पूरा है सैंपल स्पेस, ये सारे क्या है, E1 E2 ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये वेज है, डिफरेंट वेज, जिससे कि ये ए एसोसिएटेड है, यानी ए इवेंट हो रहा है। ये तरीका है, इस तरीके से ए हो रहा है। तो इस तरीका का अगर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो हम यहाँ बेस थ्योरम लगा देंगे। चलो इस चीज को लिख लो यहाँ पर, कि लिख देते हैं लेट E1 E2 E3 अप टू En be n mutually exclusive and exhaustive events associated with an experiment whose sample space मान लो इज एस, जो हम लिखे हैं। अब लिखते हैं लेट ए बी एन इवेंट associated with event E1 E2 E3 En, है ना। तब आपको बोलना है देन किसी एक का प्रोबेबिलिटी आप निकालिएगा, ये तरीका का जो एन वेज है आपके पास, है ना। तो यानी आप मान लो लिखते हो कि प्रोबेबिलिटी निकालना है ई जे का निकालना है, कोई है जेएथ एलिमेंट, एन तक तो है, तो ई जेएथ एलिमेंट अगर हम निकालना चाहें जबकि ए हो चुका है, तब आप लिखोगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे, जिस मतलब इवेंट का प्रोबेबिलिटी तुम चाह रहे हो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability of A when event EJ, है ना, ऑलरेडी अकर्ड, डिवाइडेड बाई जो टोटल प्रोबेबिलिटी हम लाए थे ए का वैल्यू, यानी कि P E1 इंटू P A when E1 ऑलरेडी अकर्ड प्लस, अब नेक्स्ट का इसका निकाला, फिर इसका सबके लिए अलग अलग से, है ना। यानी कि यहाँ पर हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। E1 के लिए हमने लगाया, अब E2 के लिए लगाइए, P E2 इंटू पी ए व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड प्लस, इसी तरह चलते चलो, और हम लास्ट En के लिए लगा देते हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ En, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये तरीका जो है निकालने की, यही जो आप फार्मूला यूज करोगे कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ये फार्मूला हमें बेस थ्योरम से फाइंड होता है, मिलता है, ठीक है। ये चीज है, यानी तुम देखो जैसे, है ना, जैसे आपके पास हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए ऑलरेडी हैपन, ये तुमको निकालना है। तो तुम पिछले क्लास में सीख चुके हो कि इसका इसका मीनिंग होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तुम ये लिखा था, है ना। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जो आपको बताए थे प्रोबेबिलिटी का, तो ये चीज आया था। और यहां से अगर आपको कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए निकालने के लिए, यानी बोथ इवेंट अकर्ड साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे इसका इनटू कर दोगे, ठीक है, ये वाला इनटू हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, P, अरे गलत कर दिए क्या,
P, इसमें क्या लिखते हो जो ऑलरेडी हैपन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो P(E1) into PA when E1 ऑलरेडी हैपेंड। तो ये चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पर P(E1), ये हम तुमको कल भी प्रूफ करके बताए थे, है ना, कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप A लिखते हो तो E1/A यहाँ हो जाएगा, है ना, जो यहाँ है वही यहाँ रहता है। तरीका यही है, ये जब हो गया यानी ये जब हो गया तब A की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से हमको इंटरसेक्शन मिलता है ना। कल हम ये प्रूफ करके आपको बताए थे, है ना। तो यहाँ से लिख देते हैं बाई जो लिखा था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमको मिला है PA के लिए। आपने लिखा था कि मान लो कोई इवेंट है P(E1), है ना, P(E1) की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हो गया, है ना, ठीक है। उसी तरह आगे लिखते हो P(E2) की प्रोबेबिलिटी, तब जाके PA की प्रोबेबिलिटी जब E2 हो गया। उसी तरह P(E3) का प्रोबेबिलिटी, देन A का प्रोबेबिलिटी व्हेन E3 कंप्लीटेड। लाइकवाइज P, है ना, N का ले रहे हैं, En की प्रोबेबिलिटी जब PEN हो गया तो PA की प्रोबेबिलिटी जब EN हो गया। तो ये आपको ये आता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का हम निकालते हैं, यहाँ ये वाला प्रोबेबिलिटी इसी फॉर्मूला से तुमने निकाला, है ना। और अब हम अगर तुमको कह दें देयरफॉर P(E1)/A मीन्स P(E1) की प्रोबेबिलिटी जब A हो गया तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, बस यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू को तो तुम्हारा मिल जाएगा। देखो ये वैल्यू तुम निकाले हो इसके लिए, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी लिख सकते हैं हम यहाँ पर P(E1) into PA when E1 already happened by, है ना, PA का वैल्यू यहां से ये वाला लिख दो तो बाई हो गया P(E1) into PA when E1 already happened plus P(E2) into PA when E2 already happened plus PEN PA when EN ऑलरेडी हैपेंड। देखो ये वैल्यू निकाल दिया। तुम क्या देख रहे हो कि ये E जो है यहाँ पे E आ जा रहा है, P(E1) when A ऑलरेडी हैपेंड, तो ये से लिख देते हैं P(E1), है ना, when A सॉरी E1 when सॉरी PA when E1 ऑलरेडी हैपेंड। और यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए सबके लिए मतलब जितना भी तरीका है सबके, है ना, प्रोबेबिलिटी हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमको मिला, है ना, ये वाला हम निकाले। तो अगर J की प्रोबेबिलिटी बोलोगे मैंने वो तरीका, मान लो EJ यहाँ है, मान लो यहाँ पर EJ है, तो EJ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब ये A एसोसिएटेड मतलब हो गया है तो खाली यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर J कर दीजिएगा, EJ है तो EJ लिख दीजिए, यहाँ पे EJ हो जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद का जो स्टेप है, इसके बाद नेक्स्ट आप ये वाला लिख दीजिए फाइनली। मतलब इस चीज को हम इस तरीके से ला के आपको दिखला दिए कि P(E1), है ना, E1 एक तरीका है, E1 E2 E3 ये सब n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब एक तरीका है जिससे A हो रहा है, A करने का तरीका E1 भी तरीके से हो सकता है, फिर E2 तरीके से हो सकता है, E3 तरीके से हो सकता है, ये सब डिफरेंट तरीका है। तो इसमें से एक तरीका E1 का हम ला के आपको यहाँ दिखला दिए, ठीक है। इसी तरह अगर EJ का लिखना हो तो एक टेक्निक बता दिए कि EJ होगा तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर J कर दो, यहाँ भी J कर दो, यहाँ भी J कर दो, बाकी सब हो गया आंसर। मतलब आपको कह दें कि E3 की प्रोबेबिलिटी बताइए जब A हो गया तो आपको PE3 से स्टार्ट करना है, PA when E3 ऑलरेडी, है ना, अकर्ड। अब फिर यहाँ से सबका E1 E2 E3 सबके लिए प्रोबेबिलिटी हम लिख देंगे। तो ये तरीका तुम्हारा है, समझ आई बात। तो आप यहाँ पर फिर से हम वही इरेज करके लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम समझ गया जो हम कहना चाह रहे हैं, क्लियर है या किसी को डाउट है बोलो। ये तुम अपने पेन से इस तरह से मार्क कर देना कि ये E1 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो भी रहेगा E2 तो यहाँ E2 लिखोगे और इस तरीके से मेरा ये काम हो जाएगा। समझ गए? कोई क्वेश्चन है? यस सर। बोलिए, बोलो।
बोलो, ठीक है, बढ़े? सही है? ओ, यहाँ तो नहीं दिख रहा है क्या? अब ठीक है? लाइट चमक रहा होगा तुमको। ठीक है? कोई डाउट है प्रियांशु? सर नेक्स्ट के बाद क्या लिखना है नीचे? यहाँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में फिर ये चीज चले आओ, यहाँ वाला नेक्स्ट हम बताएं कि अगर पी ई वन की प्रोबेबिलिटी आपने तो लिखा जब ए हो गया, तो अगर आपसे ई जे या कोई बीच का एक प्रोबेबिलिटी बोले तो कैसे लिखें, वो तरीका आपको बताया। ई वन की जगह पर जे कर दो, यहाँ जे कर दो, यहाँ भी जे कर दो, सब कुछ वही लिख दो। आप जैसे हम लिख के दिखला दिए, यही रिजल्ट है, नीचे जगह नहीं है। तुम ये स्टेप नेक्स्ट ये लिख दो जो हम यहाँ पर बॉक्स में घेर दिए हैं, ये रिजल्ट ही तुम्हारा हो गया फाइनल। ठीक है? बढ़े? चलो ठीक है, आगे। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। थोड़ा सा ये साउंड, चलो अब देखो, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तुम ये चीज चाहो तो लिख लो, अभी जो हम बात बोले थे, है ना, ये जो अभी फिगर जो आपको हम बना कर दिखलाए थे उसमें आप लिख दीजिए, है ना, डिक्टेट हम करा देते हैं, आप उसको लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में। लिख लो एक। करने हेलो, क्या बोल रहे हो? लिख रहे हो? लिख लो, हम डिक्टेट कर रहे हैं। अभी जो हम बोले वो आप लिख दीजिए कि E1 E2 जो अलग अलग इवेंट था, है ना, En तक, एक एक इवेंट ए है जो कि एसोसिएटेड है, इसके बारे में हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम निकालेंगे। लिख लीजिए कि एक इवेंट ए है, देखो एक इवेंट ए है जो कई तरीके से, है ना, हो रहा हो, है ना। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका अगर E1 E2 E3 En है ना, ये डिफरेंट वे जो है वो E1 E2 E3 En है। ठीक है? तो अगर आपको इवेंट ए जो इससे एसोसिएटेड है ना, इससे एसोसिएटेड है इवेंट ए, अगर ए की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे तो आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप लगा दो, लिख दो इस बात को। अगर इवेंट ए जो कई तरीके से होती है और वो तरीके E1 E2 E3 En है, और अगर इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी बोले जो सबसे एसोसिएटेड है, तो हम वहां लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। हो गया? अब ठीक इसको उल्टा लिखो। अगर वो डिफरेंट तरीका में से किसी एक तरीका, मान लो जैसे E1 E2 E3 En है, इसमें से मान लो E3 की प्रोबेबिलिटी हम अगर पूछ दें आपसे, है ना, जबकि आपको ए प्रोबेबिलिटी पता है, तब आप वहां पर लगा दीजिएगा बेस थ्योरम। इस चीज को यहां लिख दीजिए। और अगर वो डिफरेंट ये जो वेज है और वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में से किसी एक पॉसिबिलिटीज जो है तरीका वेज की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछे, तो हम वहां बेस थ्योरम लगाएंगे। क्लियर? लिखना पड़ेगा क्या इस बात को? नोट किया तुम लोग? यानी लिखना पड़ेगा हमको, ये बताओ।
कोई भी बोलो, लिखना इस बात को, या लिख लिया? नहीं सर, लिखवा दीजिए। लिखवा दें, लिखो। चलो नोट करके लिख दो, हिंदी में लिख दें? हैं? लिखिए। नहीं सर, हिंदी इंग्लिश में ठीक रहेगा सर। हाँ तो लिखिए, लिखिए, लिखिए। इफ एनी इवेंट ए, है ना, कैन अकर या एसोसिएटेड विथ ए, कैन अकर इन डिफरेंट ways, say E1, E2, E3 up to En। ठीक है, तब लिख दो, if we are asked to find the probability of A, ठीक है, then we apply the law of total probability, ठीक है, and if we are asked to find any, है ना, any one of the way, any one of the way, है ना, ठीक है, by which event A is associated, then we, देखो यहां लिख दिए, इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड एनी वन ऑफ द वे, है ना, यहां लिख दो से ई, कुछ भी, क्या लिख दें, ईजे मान लो, लिख देते हैं ईजे, एनी ऑफ द ईजे बाय विच इवेंट ए इज एसोसिएटेड, देन वी अप्लाई द बेस थ्योरम, वी अप्लाई द बेस थ्योरम। अब क्लियर हुआ? ये काम करना तुमको है, अब ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते रहेगा आपको और आपको करना है। ठीक है, अब इरेज कर देते हैं इस चीज को। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। सबका स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? देखना, लिखो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा हो जा रहा है तो हम फिर बनाएंगे कहां जी? क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, लिखो, एन इंश्योरेंस कंपनी, एन कंपनी, सुनो, हमको लगता है कि इसमें पेन हमको बदलना पड़ेगा, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम इसको, देखो चूंकि क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे थे, जगह ज्यादा लेगा तो हम पेपर पे ही आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं,
और यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ कॉपी कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखना दिखता है कि नहीं। ऐसा कीजिए ना सर, क्वेश्चन का फोटो ही भेज दीजिएगा ग्रुप में। अरे क्वेश्चन जहां तहाँ लिखा हुआ है, छोटा छोटा है ना, इसको लिखो ना जो हम लिख रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो, कॉपी करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन दिखा ना, लिखिए। हाँ सर। एंड एन इंश्योरेंस कंपनी an insurance company insured 2000 scooter driver, okay, 4000 car driver, and 6000 truck driver, ठीक है। the probability of an accident involving a scooter driver is 1%, involving a car driver is 3%, and involving a truck driver is 15%, ठीक है। वन ऑफ द insured person is, या लिख दो, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन meets with an accident, ठीक है, with an accident। तो कह रहा है what is the probability that he is a scooter driver। ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है जो हम बनाते बनाते कर देंगे, है ना। यही लिख देते हैं सम मोर, चलो सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना, हम करेंगे लेटर ऑन। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो कि अभी हम जो बनाएंगे, जिसका हमको नीड्स होगा। तो तुम इसकी मतलब इस कॉपी का एक फोटो ले सकते हो, देख लो तुम्हारे रेंज में आ रहा है या नहीं। जो बच्चा नहीं लिख पाया उसके लिए देख लो, ठीक है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा अभी समझने में, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया है, अब हम इसको बनाने का काम करते हैं, ठीक है।
चलिए अभी जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो तुम अपनी कॉपी में देखोगे ये क्वेश्चन, तब सॉल्व करोगे, तब समझ में आएगा तुमको कर क्या रहे हैं या यहाँ हो क्या रहा है। चलो ओके, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास है ये एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड, चलो यहाँ पर हम दिखला रहे तुमको, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर ड्राइवर, 400 कार ड्राइवर, 600 ट्रक ड्राइवर, मतलब इतने ड्राइवर्स का ये इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है। और आपको कह रहा है कि स्कूटर से जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ही दे दिया है 1%। उसी तरह कार ड्राइवर का जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 3% दे दिया है, और ट्रक ड्राइवर का जो एक्सीडेंट हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी 15% दे दिया है। अब कह रहा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, ये जो टोटल है मतलब 200 प्लस 400 600 प्लस 1200 लोगों का जो इंश्योरेंस हुआ है, 1200 ड्राइवर्स का जो इंश्योरेंस हुआ है, तो कह रहा है इसमें से कोई एक किसी एक एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। तो कहता है कि तब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ही स्कूटर ड्राइवर, मतलब वो जो एक्सीडेंट हुआ तो वो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब तुम यहाँ देख लो कि ये एक एक्सीडेंट होने का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, तो उस पार्ट में से एक पार्ट का आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जबकि एक्सीडेंट का होना इसका टोटल से एसोसिएटेड है, वो गिवन है। तो देखो आपको पार्ट मान लीजिए अगर इवन है, ये E2 है और ये E3 है, मतलब स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट हो रहा है उसको आपने है ना इवेंट E1 माना, कार ड्राइवर का जो एक्सीडेंट उसको आपने इवेंट E2 माना, और ट्रक ड्राइवर का जो एक्सीडेंट हो रहा है उसको आपने E3 कहा, है ना। और ये सारे एक्सीडेंट ए से रिलेटेड है, यानी कि आप ए को कर दिए तो वो पर्सन जो मीट विथ एन एक्सीडेंट है ना उसका आपने ए मान लिया, ठीक है। तो कह रहा है जब ए पता है यानी एक्सीडेंट का होना पता है, एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट जो हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर का ही है यानी E1 का ही है, ये आप कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ हम समझा दें कि बेस थ्योरम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट वेज है जो एक्सीडेंट हो रहा है, इसका हो रहा है या इसका हो रहा है या इसका हो रहा है, ये सबका हो रहा है, तो वो एक्सीडेंट को अपने कहा कि ए है, एक्सीडेंट को होना एक इवेंट ए है, ठीक है। और वो एक्सीडेंट जो हुआ वो स्कूटर ड्राइवर का ही हुआ, तो उसको फाइंड करना आपको ये बेस थ्योरम से ही पता चलेगा। और इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हम लिख देते हैं कि लेट A be the event that a person meets with an accident, ठीक है ये। और ये जो है स्कूटर ड्राइवर के लिए हम कह रहे हैं कि E1 एक इवेंट है, अब ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, ये है पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर है। E2 मान ले रहे हो ये पर्सन है जो कि कार ड्राइवर है। E3 भी एक इवेंट है वैसे लोगों का जिनका एक्सीडेंट ट्रक से हो रहा है, ठीक है, वो ट्रक ड्राइवर है। तो यहां से हम अब हर एक का प्रोबेबिलिटी E1 का, E2 का और E3 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और यहाँ तुमको दे दिया है कि जो पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, यानी कि ये जो स्कूटर ड्राइवर्स है ये टोटल जिसका इंश्योरेंस हुआ ये 200 है लोग। यहाँ पर कार ड्राइवर जो है ये तुम्हारा 400 है, सॉरी 4000 है। और ये जो तुम्हारा ट्रक ड्राइवर है ये तुम्हारा नंबर में 6000 है। दैट इज आपके पास टोटल 12,000 ड्राइवर्स है जिसका कि इंश्योरेंस एक कंपनी ने किया है। तो यहां से आप फाइंड कीजिए सबसे पहले देयरफॉर PE1 क्या होगा। तो PE1 क्या हो गया, तो क्या बताया था आपको प्रोबेबिलिटी का रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो रिक्वायर्ड कितना है आपके पास, E1 200 है, सॉरी 2000 है, तो 2000 बाई टोटल कितना है, ये 12,000 है, कैंसिल कर दो, ये तुम्हारा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर लो, 2 6 12।
तो जब ये मतलब इवन का प्रोबेबिलिटी निकल गया है ना, अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, मतलब एक्सीडेंट जो हुआ है ना, एक्सीडेंट का होना। आप बोले ना अभी ए एक इवेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कूटर, यहाँ कह रहा है वन ऑफ द पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, यहाँ पे लिख दिए ए इज इवेंट दैट अ पर्सन मीट विथ एक्सीडेंट। तो इस पर्सन का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि पता चल गया कि वो इवन नहीं है, मतलब वो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो यहाँ दे दिया है कि जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर ड्राइवर इज 1%, तो ये 1% है ना, ये क्या है टोटल का, यानी 100% है तो उसका 1% प्रोबेबिलिटी दे दिया है, यानी 1/100 ये है। क्लियर हो गया, 1% मीन 1/100, ये प्रोबेबिलिटी ही इसका दे दिया है कि स्कूटर ड्राइवर से जो एक्सीडेंट किया उसका प्रोबेबिलिटी, सॉरी उसका जो है देखो दे दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर ड्राइवर इज 1%। स्कूटर ड्राइवर का जो एक्सीडेंट हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी ही दे दिया, आपको फाइंड भी नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, वो 1% है, यानी 1/100 है। इसी तरह आपके पास कार ड्राइवर का दे दिया है जो कि 3% है, यानी 3/100 है ना, जबकि कार ड्राइवर का एक्सीडेंट को पता है, तो इसको भी हम लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब द पर्सन इज अ कार ड्राइवर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, ये 4000 बाई टोटल हो जाएगा, यानी 12,000, और ये जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 या 12 1/3, और यहां से जब ये निकल गया तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब E2 आपको पता चल गया और ये आपके पास गिवन है 3%, तो ये हो गया 3/100। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बताओ, मतलब वो ट्रक ड्राइवर है ना का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वो देखो टोटल है इसके पास 6 ऐसे ट्रक ड्राइवर्स, टोटल है 12,000, जब कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। जब E3 पता चल गया तब ए की प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है 15%, यहाँ लिख दीजिए 15/100। इस तरह से हमको जो फॉर्मूला था बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी कह रहा है, क्या आपके पास कह रहा है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, प्रोबेबिलिटी कह रहा है वो स्कूटर ड्राइवर है, तो स्कूटर ड्राइवर को आपने इवन कहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमें फाइंड करना है, जबकि ए ऑलरेडी हो चुका है, यानी एक्सीडेंट हो चुका है ऑलरेडी, और वो एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर का ही हुआ है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालने के लिए बेस थ्योरम का जो यूज करोगे, क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ये इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन कंप्लीटेड। सुनो यहाँ लिखे थे जे, तो यहाँ जे लिखो, यहाँ जे लिखो, यहाँ E1 के लिए लिख रहे हैं। अगर तुमसे कहेंगे चलो वो पर्सन कार ड्राइवर है तो कार वाला लिखोगे, E2 लिखोगे व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, तो यहाँ E2 और यहाँ भी E2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई टोटल, हर हर पर्सन के लिए आपको निकालना है, तो यहां हो जाएगा P1 PA when E1 occurred already, उसी तरह प्लस PE2 then PA when E2 already occurred plus PE3 into PA when E3 already है ना happened। तो यहां पर अब सब तुम वैल्यू को रख दो और सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर लगेगा। तो देखो PE1 तुम्हारा 1/6 लिख दो, फिर इनटू PA when E1 तो हो गया 1/100 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ टोटल करो सबके लिए अलग अलग, PE1 तो PE1 हो गया 1/6 इंटू PA when E1 इज 1/100, फिर प्लस PE2 यह है 1/3 इंटू PA when E2 मीन्स 3/100, फिर प्लस PE3 मीन्स 1/2 इंटू PA when E3 तो मीन्स 15/100, और इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। सबको सॉल्व कर दो,
है ना। 100 तो सबसे चला जा रहा है, ठीक है। 3 भी कैंसिल हो जा रहा है, इस सबको कैंसिल कर लो। देखो क्या आता है, चेक कर लो कितना आ रहा है। और ये तुम्हारा हम यहाँ जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपके पास आ जा रहा है 2 पर चला गया बाई 2 प्लस 12 प्लस 90, ठीक है। यानी ये हो गया 2/104 और ये 1/52। देखो तो आ रहा है, तुम लोगों को कैलकुलेट अपने तरीके से करो और ये चेक करके बताओ ये आ रहा है या नहीं। तुम अपने तरीके से ये चेक करो, चेक कर लो और ये तुम्हारा आ रहा है या नहीं आंसर, इसको चेक करके बताओ। ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो चलो ये तो हो गया आंसर, यही आंसर है। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि वो स्कूटर ड्राइवर ही है, तो E1 का हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, तो वो आपका आ गया ये। चलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो उसको भी कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम बारी बारी से कुछ क्वेश्चन को लिख रहे हैं, इसी से तुम करते चलना, ठीक है। यानी अभी हम क्या कहने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि डेट इज कार ड्राइवर, कार ड्राइवर का निकालना है। तो कार ड्राइवर को तुम तो E2 माने हो, तो E2 यहां से तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा क्या आया है। E2 की प्रोबेबिलिटी यहां निकालो और बाकी सब देखो नीचे तो वही टोटल रह जाएगा, सब में यही आएगा ना, E1 E2 E3 का सब नीचे का ये पार्ट तो वही रह जाएगा, यहां का पार्ट केवल बदलेगा, ठीक है ना। इसको आप निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। यानी इसको तुम करके देख लो, जो भी आए तुम इसको करके देखो। तो तुम्हारा यहां आ जाएगा, जब दूसरे का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा PE2। अभी क्वेश्चन तुम लिख लो, तो मेरे पास तो रिजल्ट यहां हम लिख लिए हैं, आप अपना रिजल्ट लिखते जाइए। देखो यहां से हम कुछ क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं, कुछ पार्ट्स है, कंडीशंस है, तो ये तो हो गया। एक्स्ट्रा जो हम लिखे हैं क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए पहला हम लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ कार ड्राइवर, कार कार ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी। तो तुमको निकालना है PE2 व्हेन A हैपेंड। तो यहां पर तुम जब कॉमन निकालोगे, सुनो, ये जो हम निकाले हैं, ठीक है ना, तो आप इसको कॉमन निकाल के देख लीजिए, हम केवल आंसर लिख देंगे, आप समझ में आ जाएगा, इसको कर लेना कटकुट। ये तुम्हारा 12 बाई ये टोटल जो है 2 प्लस 12 प्लस 90, यानी तुम्हारा 12/104 आएगा। और देखो कैंसिल करा क्या, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा का भी लिख लो कि प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ ट्रक ड्राइवर। तो इसका हो जाएगा PE3 निकालना है व्हेन ऑलरेडी ए हैपेंड। तो E3 के लिए जब तुम निकालोगे तो तुम इसको भी करके देख लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 90 एकदम इजी है, करके देख लेना। केवल इसका वाला लिखना है, E3 का लिखोगे 1/2, देखो यहाँ लिखो 1/2 इंटू 15/100। जब सॉल्व करोगे ये चीज तो तुम्हारा 90/2 प्लस 12 प्लस 90 आ जाएगा और ये 90/104 आएगा। सॉल्व कर लो क्या आता है वो, ठीक है। दो कंडीशन आ गया और तीसरा, सॉरी तीन, ये 3 कंडीशन हो गया। और अगला कंडीशन है कि थर्ड नंबर इसमें हम जोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द concerning person
इज ईदर अ स्कूटर और अ कार ड्राइवर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा ऐसे पर्सन का, दोनों को जोड़ दो। वो जो तुम्हारा आया था कितना आया था उसका, कार वाले का तुम क्या ये स्कूटर वाले का क्या निकाला था, जब हम कैंसिल नहीं किए तो 2/12 आया था ना, 1/6 किए थे, तो 2/12 लिख दो, यानी 2 हो गया, और उसका प्लस दूसरे का क्या आया था, कितना आया था, दूसरे का भी चेक कर लो। दूसरे का तुम निकाले हो 12/104, यानी 12 हो गया, ये हो गया तुम्हारा ट्रक ड्राइवर। अभी तुम निकाले हो 2/104, इसका निकाला था, देख लो अपनी कॉपी में 2/104 लाए हो, प्लस ये जो तुम्हारा है 12/104 लाए हो, यही हम लिख दे दिस प्लस दिस। अब भाई टोटल जो है तुम्हारा है ना, यही जो आया 2 + 12 + 90, यानी यही 104 जो आप किए हैं, ये हम करके दिखा दिए हैं। तुम अपना कैलकुलेशन अपने तरीके से करो, ये 12 + 2 14/104 आ जाएगा, कैंसिल करके देख लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तुम ये क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना, कैलकुलेशन तुम्हारा होगा और तुम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ, बोलो। कैलकुलेशन तुम्हारा अपना सर वहाँ होगा, पे इसीलिए कहें। थर्ड थर्ड में क्या लिखे सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द। हाँ, कंसर्निंग पर्सन इज इधर स्कूटर और कार ड्राइवर। सर निकाला लेकिन भी 1 और स्कूटर, 2 में तो हम लोग कार और ट्रक का निकाले हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द कंसर्निंग पर्सन इज स्कूटर ने पहला निकाला था, ये तो कंडीशन दे दिए ना अच्छा, हम, पहला हाँ जो क्वेश्चन किया वो क्या है, फर्स्ट जो स्कूटर क्वेश्चन किया निकाल, वो हाँ स्कूटर सही है ड्राइवर, सर। है ना, तो उसका तुम देखो ना, निकालो 2 बाई आया है कुछ, 2/104 या कुछ ऐसे आया, तो जो हम काट के कर दिए हैं, है ना, उसी तरह 12/104 आया है, तो उसी को जोड़े हैं, 2/104 + 12/104 बराबर 14/104। तुम इसको अपने तरीके से सॉल्व करो ना, आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बोलिए। अभी दो क्वेश्चन को हम अभी पहले नोट करते हैं, लिखने में समय ले लेता है, तो पहले हम नोट करते हैं, फिर तुमको उसकी कॉपी भेजेंगे। ठीक है, कुछ देर के लिए वीडियो को हम पॉज करते हैं, है ना, वेट करो। चलो, अब तुम्हारा ये क्वेश्चंस मेरे पास आ गया है। देखो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन फिर हमने नोट किया, इसको सबसे पहले कॉपी कर लो, है ना, ये है तुम्हारा, चेक कर लो कि क्वेश्चन है आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन पास आ गया है। ठीक है, इसको देख लो क्या कह रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन को देख लो, हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है अ बैग कंटेन्स 2 white 3 red balls and bag B, सुनो, bag A contains 2 white and 3 red balls, bag B contains 4 white 5 red balls, one ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. Okay, तो find the probability that it was drawn from the bag B, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये अभी जो हम पढ़े क्लियर हुआ तुम लोगों को, क्लियर है, जो हमने अभी लिखा वो क्लियर हो रहा है, लिख पा रहे हो। नहीं सर, एक बार और समझा दीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, है ना, और यहां से देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, कि क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखो यहां से तुम्हारा दिख रहा होगा ठीक ठाक। ठीक है, देखो बैग दिख ए रहा है, हाँ कंटेंस, सर ठीक है। हाँ,
Bag A contains 2 white and 3 red balls. Bag B contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag B. सुनो, यहां भी तुम्हारा ये चीज तो क्लियर हो गया है ना। ये क्लियर क्या कर रहा है, बैग ए, यहाँ बैग ए दे रहा है कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल, और दूसरा बैग बी है जो कि कंटेन कर रहा है 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल, और कह रहा है बैग ए या बी में से एक बॉल निकाला जा रहा है रैंडमली। ये पता हो गया बैग ए या बी से ही निकाला जा रहा है, एक बॉल ही निकल रहा है। तो बॉल का निकलना, एक बॉल का निकलना तुम उसको इवेंट ए कहो, और जो बैग ए और बी में से कोई एक बैग का चुनना, ये E1 मानो, इसको E2 मान लो। तो कह रहा है कि फाउंड दैट बी रेड, मतलब जो तुमने इसमें से किसी एक में से बॉल जो निकाला वो रेड है। तो कह रहा है बताओ ये जो रेड बॉल निकाला वो बैग बी से ही आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी E1 माने, इसको E2 माने, तो E2 की प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड। ये चीज तुम्हारा है, क्लियर हो रहा है ना। तो अब हम इस चीज को लिख के आपको समझा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जब हम लोग इस तरीके से यहाँ पढ़ते हैं, तो चलो ये चीज हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं तुम्हारे लिए कि कह रहा है। तो शॉर्टकट में हम यहाँ लिख देते हैं। एक चीज और जान लो, तुम अपने ये जो कॉन्सेप्ट बेस का ले रहे हो, ये चीज लिख दो कि अगर रिजल्ट तुमको नोन है, अगर रिजल्ट आपको नोन है और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऐसे केसेस में आप बेस थ्योरम लगा दीजिए। तो तुमको रिजल्ट यहाँ पता है क्या, कि द बॉल ड्रॉन इज रेड, ये तुमको पता है, एंड इट इज फाउंड द बॉल ड्रॉन इज रेड, ये तुमको पता है। जब रिजल्ट पता हो, जैसे यहाँ पर पता है रिजल्ट कि वो जो डेथ किया वो स्कूटर ड्राइवर, सॉरी एक्सीडेंट किया वो स्कूटर ड्राइवर, ये पता है रिजल्ट कि बहुत सारे हैं, ट्रक ड्राइवर है, कार ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ वो तुमको पता है। उसी तरह यहाँ भी कह रहा है कि वो बॉल रेड निकला है, और कह रहा है वो रेड बॉल जो निकला वो बी से निकला है, ये फाइंड करना था। ऐसे केसेस में बेस हम लगा देंगे, ठीक है। यानी कि जब आपको रिजल्ट पता हो तो वहां पर बेस थ्योरम लगा दीजिए। तो लिख देते हैं इस चीज को, क्वेश्चन को एक पार्ट रखते हैं, और तुम्हारा ये सॉल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन का है जो अभी अभी तुमने नोट किया। क्या कह रहा है उसको एक जगह हम नोट कर देते हैं। सबसे पहले ये फिगर से तुमको समझा दे रहे हैं कि ये बॉल ए है जिसमें 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल है, और ये बैग बी है जिसमें कि आपके 4 व्हाइट और 5 रेड बॉल है, और कह रहा है लेट ए मान लिए हैं जो, वो प्रोबेबिलिटी लेट ए डिनोट्स द इवेंट that the one ball drawn is red। देखो, वन बॉल ड्रॉन इज रेड, यही तुमको बोले, ठीक है। कि फाउंड इट इज रेड, तो रेड का आना इसको हम ए मान लिए इवेंट, ठीक है। और जो 2 बैग से जो तुम निकाल रहे हो, ये बैग 1 और 2 जो तुम्हारे पास है, ये इसको इवेंट E1 और E2 मान लो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, देखो थोड़ा उलट से हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं E1 एक इवेंट है, द इवेंट that bag A is selected, और E2 मान लो द इवेंट दैट बैग B is selected, ये तुम मान लेते हो, ठीक है।
तो यहाँ से अब हम, चूंकि दो बैग है A1 और सॉरी A एंड B, जिसमें कि 2 व्हाइट रेड बॉल 3 रेड बॉल है, उसी तरह B में 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल है। तो कह रहा है कि आपको इसमें से आपने पहला बैग में रखे या दूसरा बैग में हाथ डाले, उससे जो बॉल निकला वो रेड है। और जब रेड बॉल है तो आपसे बोला कि वो रेड बॉल बी से ही निकला, ये कैसे पता करोगे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम जो तरीका था ए से निकालें या बी से निकालें, इस तरीका आपने E1 और E2 कहा। इसमें से आपको कह रहा है कि वो रेड बॉल ड्रॉन, क्या लिखा है, ड्रॉन वाज फ्रॉम बी, ये बी से निकला, ये तुमको फाइंड करना है। यानी कि P हमको निकालना है जब बॉल का निकलना यानी रेड का निकलना आपको पता है, ये आपको फाइंड करना है व्हाट। यही आपका केस है करने का। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखो यहाँ है तुम्हारा, अभी लिख दो तुम्हारे पास जो फार्मूला हम दिए थे, तो बाई बेस थ्योरम, जो रिजल्ट निकला उसी को लिख रहे हैं। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, इज क्या, ये जो निकालना है तुमको, Pe2 व्हेन A ऑलरेडी अकर्ड। तो P क्या बताए थे, जो यहाँ वही यहाँ Pe2 इंटू PA, मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी पहले, और जब E2 हो गया तो A की प्रोबेबिलिटी बाई टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपने निकाला था। तो E1 के लिए लिखिए पहले Pe1 देन PA व्हेन E1 अकर्ड, फिर प्लस E2 इंटू PA व्हेन E2 अकर्ड, फिर प्लस PE3, क्योंकि दो ही बैग है ना यहाँ, तो हो गया काम खत्म। और यहाँ पर वैल्यू रखना है तुमको। ठीक है, तो बताओ कि चलो बारी बारी से हम निकाल देते हैं कि पहले तो बताओ ये चीज कि Pe1 E2 ये तुमको फाइंड करना है। तो Pe1 क्या होगा, देखो Pe1 यानी कि बैग ए का चुनना, आपके पास दो ही बैग है, बैग 1 बैग 2, तो दो में से एक का चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक चुनना है यानी रिक्वायर्ड एक है, टोटल आपको दो बैग, रिक्वायर्ड बाई टोटल मतलब 1/2, ये हो गया 1/2। ठीक है, और इसमें तुमको निकालना है फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब आपने बैग E1 को चुन लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सुनो, ए यानी ए क्या कर रहा है, ए इज रेड बॉल, तो तुम सुनो E1 लिए हो, तो E1 तो तुम्हारा ये वाला है और E2 तुम्हारा ये वाला है। तो E1 इवेंट के लिए रेड बॉल का सिलेक्शन था, रेड आपके पास 3 है, तो ये हो गया रिक्वायर्ड 3, अब बाई टोटल 3 + 2 = 5, 3/5 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिख रहे हैं, मतलब बैग बी का दूसरे बैग को चुनना, दो इवेंट है ना E1 E2, तो दो बैग में से दूसरे बैग को चुनने का प्रोबेबिलिटी भी वही हो गया, रिक्वायर्ड 1 बाई टोटल 2, है ना। इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब E2 तुमको अब पता चल गया। तो अब E2 में से ए की प्रोबेबिलिटी, ए क्या है, ए है आपका रेड बॉल, तो E2 से रेड बॉल 5 है, तो 5 को आप निकालेंगे टोटल 5 + 4 9 में से। ठीक है, अब ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो इसको हम इक्वेशन अगर 1 मान लें, तो 1 इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए ऑलरेडी हैपेंड, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला पर पुट कर दो, Pe2 1/2 आया है इंटू PA व्हेन E2 ये 5/9 आया है, 5/9 आया है, डिवाइडेड बाई फिर दूसरा Pe1 1/2 आया है इंटू A व्हेन E1 दिस इज 3/5 आया, फिर प्लस Pe2 ये तुम्हारा 1/2 आया है इंटू A व्हेन E2 5/9 आया है। और इसको सॉल्व करके हमको बताओ क्या आएगा रिजल्ट। तुम लोग तब तक से हम चाय पीते हैं, जल्दी करो, इसका रिजल्ट बताओ।
कितना आ रहा है? कितना आया? सॉल्व हुआ किसी से? चेक करो। 25/52 इज योर आंसर। 25/52 किसका किसका आया? बोलो। 25/52 देख लो कितना बड़ा लंबा चौड़ा आपका क्वेश्चन है और सॉल्यूशन कितना छोटा हो रहा है। मतलब एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो इजीली सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो आंसर सबका आ गया? क्लियर है? बढ़े? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है? सॉल्व कर रहे हैं सर। कितना है? इतना छोटा सा है इसको कितना? 25/52 आया ना? चलो हाँ ठीक सर। है। लास्ट क्वेश्चन है अभी जो हम करने वाले हैं, 3rd नंबर। इसको भी देख लो, पहले नोट कर लो क्वेश्चन को क्या कह रहा है तुम्हारा। देखो इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, यहां से शायद आपको दिख रहा होगा ठीक ठाक। देख लो हम एडजस्ट कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन को तुमको नोट करना है, ठीक है ना? तो पढ़ रहे हैं। कह रहा है द फर्स्ट ऑफ 3 urns contains 7 white 10 black balls. The second contains 5 white and 12 black balls. तो balls करो, ठीक है? और the third contains, देखो the third contains 17 white balls. इसमें ब्लैक नहीं है। A person choose an urn at random and draws a ball from it and find it is to be white. सर वहाँ पे क्या है? ए पर्सन चूजन और person chooses an urn, चूजेगा urn at random and draws a ball from it and finds it is to be white. Find the probability that the ball comes from the second urn. The ball comes from the second urns. ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? कह रहा है कि द फर्स्ट ऑफ द 3 urns कंटेंट्स, मतलब 3 urns आपके पास जिसमें कि पहले वाले में 7 व्हाइट है 10 ब्लैक बॉल है, दूसरे वाले में 5 व्हाइट और 12 ब्लैक बॉल है, और तीसरे वाले में केवल 17 व्हाइट बॉल्स है। और कह रहा है अ पर्सन चूजेस एन अर्न एट रैंडम, इसमें से कोई एक बैग को चुन लेता है रैंडमली और उसमें से एक बॉल निकालता है और उसको मिल रहा है फाइंड इट इज टू बी व्हाइट, मतलब ये व्हाइट हो रहा है, वो जो निकल रहा है बॉल वो व्हाइट है। तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल कम्स फ्रॉम सेकेंड अर्न, मतलब ये जो व्हाइट बॉल निकाला वो दूसरे वाले बैग का है, ये आपको फाइंड करना है। देखिए यहां भी क्लियर हो गया कि आपके पास बैग, आपके पास बैग 3 है ना? फर्स्ट में देखिए हम लिख के बताते हैं। यहाँ तुम्हारे पास 3 बैग हो गया, ठीक है ना? उस बैग में से फर्स्ट में 7 व्हाइट और
10 ब्लैक बॉल है, उसी तरह सेकंड में 5 व्हाइट और 12 ब्लैक बॉल्स है, और थर्ड में केवल 17 बॉल्स है, और एक पर्सन ने निकाला किसी एक अर्न में से बॉल और कहता है कि वो जो बॉल आया वो व्हाइट है, तो कह रहा है ये व्हाइट बॉल दूसरे वाले से निकला है, ये बताओ। यानी इवेंट E1 E2 E3 अगर मानते हो पहले बॉल से निकालना को E1 बोलते हो, दूसरे बॉल से सॉरी दूसरे बैग से निकालने को आप E2 बोलते हैं, और तीसरे बैग से बॉल को निकालने को आप E3 कहते हैं। और इसमें से किसी एक से जब आपने बॉल को ड्रॉ किया वो बॉल व्हाइट निकलता है, तो कहता है कि ये जो व्हाइट बॉल है फ्रॉम सेकेंड बैग आया, ये आपको यानी E2 की प्रोबेबिलिटी निकालना है। यानी डिफरेंट वेज हो गया ना, बॉल का निकालना अलग अलग तरीका हो, यानी बैग ए से निकालिए या बी से निकालिए या सी से निकालिए, है ना। यानी बैग ए बी सी में से किसी से आप निकाल सकते हो, ये पता है, और वो व्हाइट निकला, यानी रिजल्ट आपको अंडरस्टूड है कि व्हाइट बॉल ही आ रहा है। इसका मतलब हमको बेस थ्योरम लगाना है। जब रिजल्ट पता हो गया कि व्हाइट बॉल ही आ रहा है, वो अब बताना कि ये कौन तरीका से आ रहा है, पहला वाला से या दूसरे वाले से या तीसरे वाले से, उस तरीका को ढूंढना है ना। तो यहाँ हम बेस थ्योरम लगा देंगे। क्लियर? ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है तो बोलो, अभी हम लिखेंगे, पहले इसको इरेज करो। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन का क्या होगा। तो आपके पास आ गया कि 3 अर्न्स, ठीक है, इसमें है द फर्स्ट 3 अर्न्स कंटेन 7 व्हाइट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी यहाँ पर फिर से बना देते हैं, अर्न्स फर्स्ट जो है इसमें 7 व्हाइट और 10 ब्लैक बॉल है। तो अर्न सेकेंड जो है इसमें आपका 5 व्हाइट और 12 ब्लैक बॉल है। और लास्ट जो है अर्न नंबर थर्ड, इसमें आपका 17 व्हाइट बॉल है। क्लियर हो गया? तो कह रहा है अगर ये जो है आपका E1 है, ये E2 है इवेंट, और ये E3 इवेंट है अगर मान लें, और ए तुम मान लेते हो कि मान लेते हो लेट ए, इसको मान लेते हैं इवेंट ऑफ बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, व्हाइट बॉल निकला है ना, इसको हम मान लिए इवेंट ए। व्हाइट बॉल का निकलना यानी अंडरस्टूड है आपके पास ये फैक्ट, तो जो अंडरस्टूड है उसको ए मानते हैं। सब क्वेश्चन में तुम देखो जो अंडरस्टूड है उसको तुम ए मान रहे हो, ठीक है। और कहां से ए निकल रहा है इसको निकालना, ये हो जाएगा E1 E2 E3, यानी डिफरेंट वेज हो गया, इसमें से किसी एक को निकालना। यानी यहाँ कह रहा है वो दूसरे से है, तो इसका E2 यानी आपको यहाँ पे निकालना पड़ जाएगा PE2 व्हेन व्हाइट का आना पता है, ये फाइंड कर दो। तो देखो इसको भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो E1 आप क्या बोलते हो, ये इवेंट है ना, इवेंट दैट the ball drawn is from first urn। E2 मान लेते हो event that the ball drawn from second urns, and E3 मान लेते हो event that ball drawn from third urns। ठीक है, ये निकाल रहे हैं, तो हमको जो फाइंड करना है उसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलो अब जैसे तुम पिछला क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरह बढ़ जाना है, ठीक है ना। लिख दें ये चीज फिर से क्या, लिख लो, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A ऑलरेडी अकर्ड, मतलब हो चुका है। लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, जैसे समझो ड्राइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग
a white ball, drawing a white ball, ball when the ball is drawn from the second अर्न। चलो यही चीज जो हम लिखे इसको तुमको एलोबरेट कर दिए जैसे तुम परीक्षा में लिखोगे। तो फार्मूला ले लो बाय बेस, है ना। थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, एकदम डायरेक्टली लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A ऑलरेडी अकर्ड। तो सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 then probability of A when E2 known, then probability of अलग अलग इवेंट के लिए E1, probability of A when E1 plus probability of E2 into probability of A when E2, then probability of E3 and probability of A when E3। और यहाँ सबको निकालो और यहाँ डायरेक्टली पुट करो, चूंकि जगह कम बन रहा है। चलो अब तुमको हम मेथड बता चुके हैं, अब तुम द्वारा यहाँ पर डायरेक्टली निकाल के बताओ। E2 क्या होगा? E2 मतलब E2 चुनने का तरीका देखो, तुम्हारे पास 1 2 3 है टोटल तुम्हारे पास 1 2 3 है, E1 E2 E3 ये अर्न, 3 अर्न में से किसी एक का चुनने का तरीका 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, यानी PE1 1/3, PE2 1/3, PE3 1/3, सबका 1/3 है रिक्वायर्ड बाय टोटल। मतलब 3 बैग में से एक का चुना 1/3, दूसरा भी वही चीज है, 3 बैग में से किसी एक का चुना तो 1/3, तीसरा भी वही 3 में से किसी एक का चुना 1/3। तो यहाँ E1 E2 E3 सब तुमने 1/3 निकाला, हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं ये 1/3 इंटू PA1 E2। तो E2 में देखो A क्या है? A तुम्हारा है व्हाइट बॉल। तो E2 में व्हाइट बॉल कितना है? 5 है। अब भाई टोटल क्या है? तो 5 और 12 को जोड़ोगे तो ये 17 हो जाएगा, तो 15/17 आ गया। सीधे सीधे लिख दिए। तुम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हो कैसे हम अलग अलग करके लिखते हैं। PE1 लिख रहे हो तो E1 को ले लो, तो PE1 भी तुम्हारा वही है 1/3 है ना। फिर इंटू, अब तुम यहां से A निकालो, यानी व्हाइट बॉल आने का चांस है, तो व्हाइट यहाँ पे 7 है, तो 7 बाई टोटल कर लो, 7 + 10 बराबर 17, फिर प्लस। अब चले आओ E2 पर आ जाओ, PE2 1/3 निकाले हो, फिर इंटू E2 में से व्हाइट निकालना, यानी 5 आपके पास व्हाइट है, बाई टोटल 17 हो जाएगा। फिर चले आइए यहाँ पर E3 के लिए आ जाइए, ये भी आपके पास 1/3 है, P3 इंटू PA यानी व्हाइट बॉल, व्हाइट ही यहाँ पर 17 है, तो ये 17 बाई टोटल 17 ही रह गया, है ना। और इसको सॉल्व करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है ना, यहाँ आपके कन्वीनियंस के लिए हम लिख देते हैं, जो यहाँ पर हम मेंशन किए हैं तीनों को। ये क्या है, यहाँ लिख देते हैं, हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और ये सब के सब 1/3 है, क्योंकि है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अर्न आउट ऑफ 3 अर्न बराबर 1/3 ही होगा। और चलो इसको फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब तुम्हारा ये सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, सिंपल। ये आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। सर फाइनल आंसर 5/29 आया। गुड, यही आंसर हो गया। 5/29 चलो हो गया। हाँ, तो अभी जो हम पढ़ा रहे थोड़ा देर के लिए कट हो गया था वीडियो, तो वो क्या कट हो गया था क्या अभी 2 मिनट पहले? नो सर। नहीं ना, कंटिन्यू है ना ये? यस सर।
वीडियो कट नहीं हुआ था ना? चलो तो ठीक है, अभी तुम जो क्वेश्चंस किए हो, 3 क्वेश्चन हम अभी अभी किए, तो तीनों क्वेश्चन से तुमको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है तो सर। इस तरह से यहीं पर हम बेस थ्योरम को बंद कर रहे हैं, यानी आपका प्रोबेबिलिटी को एंड करते हैं। बाकी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, परीक्षा की तैयारी आपकी हो जाएगी। और सारे क्वेश्चंस के लिए जो अभी 4-5 वीडियो तुम्हारा बन गया है इस ऐप पर, तो सबको, जो बच्चा का छूट गया है, जिसने क्लास नहीं कर पाया फर्स्ट डे से ज्वाइन, तो वो सारे वीडियो को ठीक से देख लो, है ना, समझने का कोशिश करो, बार बार देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। और ये चारों वीडियो तुमको, है ना, बहुत हद तक तुम्हारा प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, हेल्पफुल साबित होगा। तो तुम लोग इसको करो और प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। आप लोग कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे या अलग टॉपिक को देखेंगे। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर।